हेलो दोस्तों, मेरे द्वारा आपको शिक्षण कौशल से संबंधित प्रैक्टिस कराई जा रही है। पिछली वीडियो में हमने प्रैक्टिस 1 को किया था। आज हम शिक्षण कौशल में प्रैक्टिस 2 को ले रहे हैं। प्रैक्टिस 2 को लेने से पहले आप इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर कर दें, क्योंकि ये मेरे द्वारा चलाई जा रही बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है जो एग्ज़ाम में आपको 10 में से 10 मार्क्स दिला सकती है। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन पर प्रेस करने से आपको ये फ़ायदा है कि मेरे द्वारा जो भी नई वीडियो डाली जाएंगी आपको वह नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप उसको देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये दिया है कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया। अब जब ऑप्शन पर नज़र डालें, आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं मुझे कि क्या आंसर बनेगा इसका। भारतीय शिक्षा आयोग के गठन की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें ऑप्शन देखें तो एक ऑप्शन दिया है 1880, बी ऑप्शन दिया है 1881, सी ऑप्शन दिया है 1882 और डी ऑप्शन दिया है 1883। बताइए अब कमेंट के माध्यम से क्या बनेगा इसका आंसर। अब हम भारतीय शिक्षा आयोग के गठन की बात करें तो लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा की समस्याओं को दूर करने तथा जनसाधारण की शिक्षा का प्रसार करने के लिए लॉर्ड रिपन, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा की समस्याओं को दूर करने तथा जनसाधारण की शिक्षा का प्रसार करने के लिए 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हम इंडियन एजुकेशन कमीशन कहते हैं, उसका गठन किया था। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आप कमेंट के माध्यम से मुझे आंसर बताते रहें। कोठारी कमीशन का गठन कब किया गया। ऑप्शन पर नज़र डालते हैं तो वर्ष 1964, वर्ष 1974, वर्ष 1966 और वर्ष 1976। अब जब कोठारी कमीशन के गठन की बात करें हम, तो इसका गठन 14 जुलाई 1964 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर DS कोठारी की अध्यक्षता में DS कोठारी इसके अध्यक्ष थे। ये DS कोठारी की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसे हम कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। अब हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आज के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की घोषणा किस वर्ष की गई। ऑप्शन पर नज़र डालते हैं, आप भी ऑप्शन के माध्यम से बताते रहें कि क्या आंसर बनेगा। ए वर्ष 1985, बी वर्ष 1986 और सी वर्ष 1987 और डी वर्ष 1988। मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर बताने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप यदि मेरे टेलीग्राम चैनल मोहित टीचिंग क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो आप आज ही जुड़े हैं उससे। मोहित टीचिंग क्लासेस, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी देख सकते हैं और टेलीग्राम पे जाके आप इसको सर्च करिए। जैसे ही आपको ये मोहित टीचिंग क्लासेस आपको चैनल मिलेगा, उसको आज ही ज्वाइन कर लीजिए और समय समय पर अपडेट पाते रहें। और डेली वाइज मेरे द्वारा आपको क्यूज कराई जाती हैं एग्जाम से संबंधित। तो हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो क्वेश्चन दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की घोषणा किस वर्ष की गई। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की घोषणा की बात करें तो भारत सरकार द्वारा जनवरी 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करने की घोषणा की गई। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। अब हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। ऑप्शन पर नज़र डालें, आप भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताते रहें कमेंट के माध्यम से। ए 15 जुलाई 1992, बी 15 जुलाई 1993 और सी 9 अगस्त 1994 और डी 9 जुलाई 1988। यशपाल समिति की रिपोर्ट की बात करें तो यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट 15 जुलाई 1993 को प्रस्तुत की थी।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। बी इज़ द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि हंटर आयोग किससे संबंधित था या किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दिया है प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन बी दिया है माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन सी दिया है उच्च प्राथमिक शिक्षा और डी दिया है उच्चतर शिक्षा। आप बताइए कमेंट के माध्यम से क्या आंसर बनेगा इसका। अब हंटर आयोग की बात करें तो हंटर आयोग जो था वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। हंटर आयोग प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। और हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, जिसे हम NCF बोलते हैं, NCF 2005 में 2005 कितने अध्याय में विभक्त है। ए 3 अध्याय, बी 4 अध्याय, सी 5 अध्याय और डी 6 अध्याय। आप बताइए आंसर इसका क्या बनेगा। अब हम इसकी बात करें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में 5 अध्याय हैं। मैं आपको बताऊं तो इसमें 5 अध्याय हैं। पहले अध्याय को हम बोलते हैं परिपेक्ष, दूसरे अध्याय को बोलते हैं सीखना और ज्ञान, सीखना और ज्ञान। तीसरे अध्याय को हम बोलते हैं पाठ्यचर्या के क्षेत्र, पाठ्यचर्या के क्षेत्र या स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, आप ये समझ सकते हैं। और चौथे अध्याय का है नाम विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। और 5वें अध्याय का नाम है व्यवस्थागत सुधार, व्यवस्थागत सुधार। पहला है परिप्रेक्ष्य, दूसरा है सीखना और ज्ञान, तीसरा है पाठ्यचर्या के क्षेत्र और स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, और चौथा है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, और 5वें अध्याय का नाम है व्यवस्थागत सुधार। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई। ए वर्ष 1985, बी वर्ष 1986, सी वर्ष 1987 और डी वर्ष 1988। आप बताइए कमेंट के माध्यम से क्या आंसर बनेगा इसका, क्योंकि ये मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चन लाए जा रहे हैं ये सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप शिक्षण कौशल में 10 में से 10 मार्क्स चाहते हैं तो आप इस प्रैक्टिस को पूरा देखा करें डेली, क्योंकि यह एग्जाम में आपको मार्क्स स्कोर करने में बहुत मदद करेगी। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करें तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 1986 की कार्य योजना में लागू की गई थी। तो वर्ष 1986 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया है कि बेसिक शिक्षा परियोजना के कितने अंग हैं। ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। बताइए कमेंट के माध्यम से क्या आंसर बनेगा। जैसे हम बेसिक शिक्षा परियोजना बोलते हैं तो हम बात करें इसके बारे में तो बेसिक शिक्षा परियोजना के 3 अंग होते हैं, जिसमें पहला आता है संस्थागत क्षमता में वृद्धि, संस्थागत क्षमता में वृद्धि। दूसरा है गुणवत्ता में सुधार, गुणवत्ता में सुधार। और तीसरा है हमारा बेसिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार। आप समझ सकते हैं बेसिक शिक्षा तक पहुंच, बेसिक शिक्षा तक पहुंच। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा बी। बी इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि बेसिक शिक्षा परियोजना का क्या उद्देश्य है। ए विद्यालय सुलभ कराना, बी नामांकन, सी सतत शिक्षा और डी उपयुक्त में से सभी। बताइए अब कमेंट के माध्यम से क्या आंसर बनेगा। अब बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य की बात करें तो ये विद्यालय सुलभ कराना होता है इसका उद्देश्य,
नामांकन कराना भी इसका उद्देश्य होता है और सतत शिक्षा भी इसका उद्देश्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा डी। डी इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो आज का अंतिम क्वेश्चन है। आप बताइए कमेंट के माध्यम से क्या आंसर बनेगा इसका। बेसिक शिक्षा के प्रमुख शिक्षण बिंदु हैं। ए, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का सुदृढ़ीकरण। बी, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना। सी, प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना। या डी, उपयुक्त में से सभी। बताइए अब क्या आंसर बनेगा। अब हम इसके आंसर की बात करें तो इसमें राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का सुदृढ़ीकरण भी शिक्षण बिंदु है इसका। दूसरा, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी इसका शिक्षण बिंदु है। और प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे हम डाइट बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं या डाइट की स्थापना भी करना भी है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हमारा उपयुक्त में से सभी इसके शिक्षण बिंदु के अंतर्गत आते हैं। तो यही कुछ प्रमुख 10 क्वेश्चन मेरे द्वारा शिक्षण कौशल में लाए गए हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस प्रैक्टिस को पूरा देखा करें जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत कर सकें। और यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आज ही मोहित टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है आपको ज्वाइन होने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली प्रैक्टिस में हम अगले पार्ट में मिलेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू।